राधिका और विनय एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राधिका एक अमीर परिवार से थी और विनय एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। राधिका अपनी गाड़ी से कॉलेज जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में विनय पैदल चलकर जाते नजर आता है। अरे विनय, कॉलेज जा रहे हो ना? हाँ, कॉलेज के लिए निकला था, लेकिन आज ऑटो की हड़ताल है, इसलिए पैदल ही जा रहा हूँ। आओ ना। अरे आओ ना, मैं छोड़ देती हूँ, वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। विनय एक होनहार लड़का था। कॉलेज से बंक मारना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। वही राधिका के लिए अपनी 75% अटेंडेंस मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता था। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मूवीज देखना, उसे तो इन्हीं चीजों में मजा आता था। तो कैसी है तुम्हारी तैयारी? अगले हफ्ते से एग्जाम है ना? तैयारी? अरे बाबा, बस किसी तरह पास हो जाओ उतनी ही है। मुझे कौन सा टॉप करना है? सच बताओ तो मेरे नोट्स तक कंप्लीट नहीं है। पता नहीं कैसे पार होगी मेरी नैया। अरे कैसे करोगी नोट्स के बिना? अच्छा ठीक है, मैं हेल्प कर देता हूँ। विनय और राधिका के बीच में एक अनकहा सा बॉन्ड बन गया था। राधिका रोज स्टॉप पर उसका इंतजार करती और विनय बिना कहे उसके नोट्स और फाइल्स बना कर देता। राधिका के लिए विनय अब उसके बाकी दोस्तों से कहीं ज्यादा खास हो गया था। विनय भी मन ही मन उसे बहुत पसंद करने लगा था। कुछ समय बाद, राधिका, मेरी जॉब लग गई है। कैंपस प्लेसमेंट में मुझे अच्छे पैकेज पर ऑफर मिला है। बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। किसी तरह पापा ने लोन लेकर मुझे पढ़ाया था। सबसे पहले लोन चुकाना है, घर की मरम्मत करानी है, छोटी बहन की शादी होनी है। खैर, अब नौकरी लग गई है ना, एक एक करके सब मैनेज कर लूंगा मैं। कॉलेज खत्म हो गया था, लेकिन एक दूसरे से मिलने और साथ में समय बिताने की दोनों को ऐसी आदत लग गई थी कि एक दूसरे के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। अरे विनय, तुम्हारी जॉब लग गई है, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। मेरे पेरेंट्स भी अब शादी के लिए बोल रहे हैं। तुम्हारा शादी का क्या सीन है? तुम्हें तो पता है ना, मुझे पहले छोटी बहन की शादी करनी है, फिर घर ठीक करना है, उसके बाद अपने बारे में सोचूंगा। अरे लेकिन विनय, मेरे पेरेंट्स उतना वेट नहीं करेंगे। एक बार बात करके तो देखो। विनय के कहने पर राधिका अपने पेरेंट्स से बात करती है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? अरे उस विनय के साथ दोस्ती थी तेरी, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हम उसके साथ रिश्तेदारी नहीं जोड़ पाएंगे। कुछ तो सोच कर बोला कर। कहाँ हम और कहाँ वो, हमारी उनके साथ कोई मैचिंग ही नहीं है। माँ, विनय अच्छा लड़का है, उसका परिवार बहुत अच्छा है, अच्छी कंपनी में वो नौकरी करता है। माना कि लाखों रुपए का बैंक बैलेंस और रहने के लिए बंगला नहीं है उसके पास, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो लड़का अच्छा नहीं है। प्यार के नाम की पट्टी बन गई है तेरी आंखों पर। अरे आंख खोल कर देख, कैसे रहेगी उस लड़के के साथ तू? जो लड़का तेरी गाड़ी में बैठकर कॉलेज तक जाता था, कैसी जिंदगी की गाड़ी चलाएगी तू उसके साथ? मुझे तो ये बात ही बेतुकी लगती है। आप कुछ कहिए ना जी। अरे बेटा देखो, तुम्हारी माँ की बात अपनी जगह सही है, रिश्ता बराबरी में हो तब भी सही रहता है। ये ऊंच नीच की दीवार दिलों में भी दूरियां पैदा कर देती है। पापा आप भी? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे आप इतनी छोटी बात करोगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप खुद सोचो ना, शादी आप लड़के की काबिलियत देखकर करोगे या उनकी खानदानी दौलत? मैंने भी तो उसी कॉलेज में पढ़ाई की है ना, लेकिन उसे बिना ढूंढे नौकरी मिली है क्योंकि वो काबिल लड़का है। राधिका अपनी बात पर अटल थी। उसे शादी करनी थी तो सिर्फ और सिर्फ विनय से ही करनी थी। काफी समझाने के बाद भी जब उसे समझ में नहीं आता तो राधिका के माता पिता विनय के माता पिता से मिलने को राजी हो जाते हैं। आंटी जी, मेरी बहन की शादी की उम्र हो गई है। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझ पर परिवार की बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए अपनी बहन से पहले मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरी बहन की शादी होगी उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। लो, ये लड़का तो शादी को तैयार नहीं है और तू इसके लिए पूरे खानदान से लड़ने को तैयार हो गई। मैं शादी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ आंटी, बस थोड़ा समय मांग रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है बेटा, तो ऐसा करते हैं, तुम दोनों की सगाई करवा देते हैं, उसके बाद
तुम भी आराम से अपने फर्ज निभाओ, हमें कोई एतराज नहीं होगा। राधिका के पापा की बात दोनों परिवारों को जच गई थी। जल्दी ही राधिका और विनय की सगाई हो जाती है। सगाई के बाद, हैप्पी बर्थडे राधिका, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। दीप्ति की एंगेजमेंट की तैयारी चल रही है, बस उसी में बिजी हूं मैं। समय मिलेगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। ओके बाय। राधिका बेटा, आज तो तेरा बर्थडे है, विनय का ही फोन था ना? क्या गिफ्ट दिया उसने तुझे? आज का क्या स्पेशल प्लान है तुम दोनों का? माँ, ऐसी कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं है। विनय तो काफी कह रहा था कि मैं उसके साथ होटल में डिनर के लिए चलूं, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अरे उसकी बहन की एंगेजमेंट की तैयारी चल रही है ना, एक तो वह वहां पर बिजी है, और फिर पैसे वेस्ट करके भी क्या फायदा है। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? अब एंगेजमेंट के बाद तेरा पहला बर्थडे है जो तुम दोनों साथ मनाओगे। आजकल के लड़कों को देखा है, अपनी बीवियों को स्पेशल फील कराने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। और एक तेरा विनय है जो सस्ते से होटल में खाना भी नहीं खिला सकता, बस अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो रहा है और कुछ नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है माँ, मैंने ही कहा कि इतने पैसे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, वरना वो तो मुझे शॉपिंग पर चलने के लिए बहुत जिद कर रहा था। हाँ, रहने दे बेटा, तेरी शक्ल पर लिखा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी से उसकी गलती पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, अच्छे से अपनी बेटी के चेहरे को पढ़ना जानती हूँ। जाने दो ना माँ, गिफ्ट से क्या होता है, एक दूसरे के लिए प्यार होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ देख बेटा, मेरी बात को ना गलत वे में मत लेना, लेकिन सच बात तो ये है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। जब शादी हो जाती है ना, तो 4 दिन बाद अच्छे अच्छे आशिक और मजनू का प्यार फुर्र हो जाता है और जिंदगी की असलियत सामने आ जाती है। जिंदगी जीने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं है, पैसे की भी जरूरत होती है। माँ की बात सुनकर राधिका वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में बुरा तो उसे भी लग रहा था कि विनय ने एक बार भी उसके बर्थडे के लिए कोई एफर्ट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन राधिका ने इस बात को ज्यादा तोल नहीं दिया और कुछ ही दिनों में बात आई गई हो गई। अरे संगीता, कैसे याद किया? बड़े दिनों बाद आज मिलने के लिए आई है। आज मैं एक खास मौके के लिए तुझे अपने घर पर इनवाइट करने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी है ना शैली, उसकी शादी पक्की हो गई है। अगले महीने की 3 तारीख को उसकी ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी रखी है हमने। वो क्या है ना, मेरे दामाद का होटल का बिजनेस है, बड़े लोग हैं। हाँ, लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से शादी में सारी चीज देखनी पड़ती है ना। तुझे भी पार्टी के लिए जरूर आना है। सहेली की बात सुनकर राधिका की माँ काफी मायूस हो जाती है। अरे क्या हुआ? मेरी बेटी की शादी की खबर सुनकर तू इतनी अपसेट क्यों दिखाई देने लगी? कुछ बात है क्या? हाँ, क्या बताऊं यार, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझसे तो कोई बात छिपी नहीं है। मेरे भी बड़े अरमान थे कि मैं राजकुमार जैसा कोई लड़का ढूंढकर अपनी बेटी की शादी उससे करवाती और मेरी बेटी राजकुमारी बनकर किसी महल में अपना जीवन बिताती। लेकिन राधिका ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, विनय को पकड़ कर ले आई। अब जब बच्चों की खुशी इसी में है तो माँ बाप आखिर कर भी क्या सकते हैं। अभी उसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखना, एक समय आएगा जब राधिका को समझ में आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अरे शादी कोई गुड्डे गुडियों का खेल थोड़ी ना है। जब अपना महल छोड़कर उस विनय की झोपड़ी में जाकर रहेगी ना, तभी उसे समझ में आएगा कि उसने क्या खोया और क्या पाया। देख अंजलि, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात बता, अभी कौन सा तेरी बेटी की शादी हो गई है? सिर्फ एंगेजमेंट ही हुई है ना? अभी तो राधिका तेरे घर पर ही है, फिर इतनी टेंशन की क्या बात है? दिखा दे अपना कमाल। अगर तू थोड़ी सी कोशिश करेगी ना, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा राधिका को ये बात समझाने में कि विनय से शादी करने का उसका निर्णय गलत है। संगीता की बात सुनकर अंजलि की आंखों में चमक आ जाती है। कुछ दिन बाद, अरे विनय बेटा, वैसे तो राधिका की सगाई हो चुकी है, आज नहीं तो कल शादी करके उसे तुम्हारे घर जाना ही है। लेकिन क्या करूं, मैं भी माँ हूं ना,
बेटी की चिंता में हर समय मेरा ध्यान बस उसके ऊपर ही लगा रहता है। तुम तो जानते ही हो ना कैसे महलों में रही है बचपन से, राजकुमारी की तरह पलकर बड़ी हुई है बेटा। छोटे से घर में रहने की उसे आदत नहीं है, और फिर वैसे भी 2 कमरे का घर है तुम्हारा, उतने में कितने लोग रह पाएंगे। मैंने सोचा कि शादी में राधिका को हम लोग एक फ्लैट गिफ्ट कर देते हैं, तुम दोनों आराम से उसमें रहना। राधिका की पसंद की सारी चीज हम उसमें सेटअप करवा देंगे, सुख सुविधा की सारी चीज वहां होंगी, तो हमें भी अपने बच्ची की उतनी चिंता नहीं होगी, वरना हमारा ध्यान उसी में लगा रहेगा। मम्मी जी, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आपकी फ्लैट गिफ्ट करवाने वाली बात मुझे खास पसंद नहीं आई। अगर आपकी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को भी उसे एक्सेप्ट करना होगा। मुझे आपके फ्लैट का कोई लालच नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में ही रहूंगा। बेहतर होगा कि आप राधिका को भी समझाएं कि वह भी मुझे पूरे मन से स्वीकार करे। अगर अपना सोने का पिंजरा छोड़ सकती है तभी मुझसे शादी करे, वरना बाद में उसे यहाँ आकर तकलीफ ही होने वाली है। इतना कहकर विनय ने फोन रख दिया था। देख लिया राधिका, ऐसे लड़के को पसंद किया है तुमने जो तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत करना भी नहीं जानता। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि हम लोग शादी के बाद तुम्हें एक फ्लैट गिफ्ट करना चाहते हैं। तुम ही बताओ, इसमें मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो विनय ने मुझे इतनी बातें सुना दी। अरे हर माँ बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज और तोहफे देते ही है ना। अगर मैंने फ्लैट देने की बात कर भी दी तो इसमें खुददारी को बीच लाने वाली कौन सी बात थी। विनय, तुम्हें मेरी मम्मी के साथ इस तरह से बात करनी नहीं चाहिए थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में हर इंसान तुम्हारी गरीबी का मजाक ही उड़ा रहा है? उनकी बेटी की शादी होने वाली है तुमसे। अगर उन्होंने अपना समझकर तुमसे कुछ कह भी दिया तो तुम्हें इस तरह से रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कोई बात बुरी लगती भी थी तो तुम मुझसे कह सकते थे, लेकिन मेरी माँ से इस तरह से बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इसमें बुरा भी क्या है? तुम दुनिया के कोई पहले आदमी नहीं हो जिसे गिफ्ट में गाड़ी, बंगला या पैसे मिल रहे हैं। ये तो कल्चर है ना हमारे इंडिया का कि बेटी की शादी में अपने माँ बाप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देते हैं। मेरे पेरेंट्स अगर अपार्टमेंट दे भी रहे हैं तो इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। जितनी तुम्हारी सैलरी है, अपना घर बनाने में तुम्हें कम से कम 20-25 साल लग जाएंगे। मेरे पेरेंट्स के पास जो कुछ भी है मेरा ही तो है ना। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। ऐसा क्या गलत कह दिया था मेरी मम्मी ने जो तुमने उनसे इस तरह से बात की? देखो राधिका, मैं पहले भी कई बार तुम्हें समझा चुका हूँ, एक बार फिर समझा देता हूँ। हो सकता है मेरे पास पैसे कम हो, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे खुददारी से जीना सिखाया है। आज मैं तुम्हारे माँ बाप से लाखों रुपयों का घर ले लूं ताकि दुनिया मुझे ताना मारे कि मैंने बड़े बाप की बेटी को इसलिए फंसाया था ताकि तुम्हारी आड़ में मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूं। मैं उन लड़कों में से नहीं हूं जो अपना जमीर बेच देते हैं। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो शादी के बाद मेरे ही घर में रहना होगा, मेरे साथ ऑटो रिक्शा में सफर करना होगा, और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं ना वैसा ही खाना खाना भी होगा। अभी भी समय है, सोच लो, कोई भी जल्दी नहीं है। विनय ने गुस्से से फोन काट दिया था। विनय की बातों ने राधिका के मन को बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। राधिका बेटा, क्यों रो रो कर अपनी आंखें काली कर रही है? उसे अगर तेरे आंसुओं की कदर होती ना तो वह तुझे रुलाता ही नहीं। तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है मेरी बच्ची, तूने तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा। देख बेटा, मेरी बातें तुझे कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन सच यही है कि आदमी जिस परिवेश में आता है ना उसकी सोच भी वैसी ही होती है। अरे वह लोअर क्लास में पला बढ़ा लड़का है, हमारे साथ उसकी सोच कभी मिल ही नहीं सकती। अंजलि ने राधिका का ब्रेन वॉश करना शुरू किया था। राधिका और विनय के बीच बात ज्यादा आगे बढ़ पाती इससे पहले ही विनय राधिका को मना लेता है और इस तरह दोनों के बीच की नाराजगी दूर हो जाती है। इस बात को भी कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन अंजलि राधिका से कहती है, अरे बेटा, तुम्हारे चाचा की बेटी की शादी है। तुम्हारे चाचा काफी जिद कर रहे हैं कि विनय और उसकी फैमिली को भी पार्टी में आने के लिए कह दे। तुम विनय को बोलना आज शाम को तुम्हारे पापा और चाचा जी उनके यहाँ कार्ड देने जाएंगे। ठीक है मम्मी, कह दूंगी।
शादी वाले दिन। अंजलि बेटा, विनय और उसके मम्मी पापा आएंगे ना शादी में? मम्मी, उसके पेरेंट्स तो कहीं और शादी में गए हुए हैं। विनय आएगा। देखो बेटा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम थोड़ा देख लेना। तुम तो जानती हो ना तुम्हारे पापा और चाचा का कितने बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। अब ऐसे में सबकी नज़र हमारे दामाद पर रहेगी। तुमने विनय को अच्छा ड्रेस तो दिलवा दिया है ना? अरे मैंने नहीं दिलवाया मम्मी। हाँ, लेकिन आपकी बात एकदम ठीक है। मैं कॉल करके उसे बोल देती हूँ कि वह अच्छा सा सूट पहनकर ही आए। सही कह रही हो आप। इतने लोग आएंगे शादी में, सब लोग पहली बार विनय को देखेंगे, और वैसे भी फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। राधिका विनय को फोन मिला देती है। राधिका की बात सुनकर विनय चिढ़ जाता है। तुम्हारे घर में पार्टी में आने के लिए अपनी पूरी तनख्वाह कपड़े खरीदने में नहीं उड़ा सकता मैं। जितनी मेरी हैसियत है, मैं उसी के हिसाब से कपड़े पहनकर तुम्हारे यहाँ आऊंगा। तुम्हें कोई एतराज हो तो मैं आना कैंसिल कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली को कोई परेशानी हो। अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो विनय। कभी किसी बात को पॉजिटिवली भी ले सकते हो ना। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे। राधिका ने फोन काट दिया था। कुछ देर बाद विनय पार्टी में जानबूझकर सिंपल सा पैंट शर्ट पहनकर पहुंच गया था। विनय को ऐसे गेटअप में देखकर राधिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देख लिया ना, तूने फोन करके उसको बोला, तभी भी हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए वह ऐसे कपड़े पहनकर आया है कि पूरी पार्टी में सबसे अलग नजर आ रहा है। क्या बिगड़ जाता उसका अगर तेरे कहने से एक ढंग का सूट पहनकर यहाँ आ जाता तो? अरे अपनी पत्नी को खुश करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, और एक तेरा विनय है, घमंड फूट फूट कर भरा है इस लड़के के अंदर। हाँ, बुरा मत मानना, वो तो भगवान ने खुजाने के लिए नाखून नहीं दिए, वरना ये खुजा खुजा के मर जाता। मेरी बात को तू गांठ मार ले राधिका, शादी के बाद ना खून के आंसू रुलाएगा तुझे ये लड़का। राधिका के सब्र का बांध अब टूट चुका था। पूरी पार्टी में उसने विनय से कोई बात नहीं की। बातें बिगड़ने शुरू हुई तो जैसे रिश्तों की पूरी बखियां ही उतर गई और दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल ही किनारा कर लिया। अरे क्या बात है बेटा, आजकल तेरा चेहरा बड़ा बुझा बुझा सा रहता है। विनय के कॉल्स भी नहीं आते तेरे पास? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है पापा। वो अपनी जिंदगी में खुश है। वैसे भी उसके पास मेरे अलावा और भी बहुत सी जिम्मेदारियां है, निभा रहा है उनको। अरे क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? सब ठीक तो है? अरे कुछ ठीक नहीं है पापा। मुझे लगता है कि आप लोग ठीक कहते थे। विनय के साथ मेरा कोई मैच नहीं है। हम दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। या तो आप उसके पेरेंट्स को बुलाकर ये रिश्ता तोड़ दीजिए, या फिर मैं देखती हूँ कि ये सब कैसे खत्म करना है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ऐसे रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं क्या? और विनय एक अच्छा लड़का है, जिम्मेदार है। मुझे तो उसके अंदर ऐसी कोई कमी नजर नहीं आती कि तुम मुझसे अपना रिश्ता तोड़ रही हो। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगी? राधिका आंसू पोंछते हुए वहां से उठकर चली जाती है। अरे कैसी माँ हो तुम? बेटी का रिश्ता टूट रहा है और तुम यहाँ आराम से बैठकर टीवी देख रही हो। अरे कुछ समझाओ ना उसको। अरे क्या समझाना है, हम लोग तो यही चाहते थे ना कि राधिका उस फटीचर विनय से शादी ना करके अपने स्टेटस वाले किसी लड़के के साथ शादी करे। अब जब वह खुद से रिश्ता तोड़ रही है तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? इतनी आसानी से नहीं टूट रहा है ये रिश्ता। बहुत पापड़ बेले हैं मैंने इसके लिए। अब चुपचाप बैठकर बस तमाशा देखिए। बड़ी मुश्किल से बात बनी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माना कि शुरुआत में मैं भी इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन मैं जानता हूं कि राधिका की खुशी विनय के साथ ही है। दोनों बच्चों के बीच में गलतफहमियां पैदा करके तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। कैसी माँ हो तुम? माँ बेटियों को सही रास्ता दिखाती है और तुम उसे खाई में धकेल रही हो। अब समझ में आया, राधिका जो विनय के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, ऐसे अचानक से उससे शादी तोड़ने को कैसे तैयार हो गई? राधिका के पापा राधिका को सारी सच्चाई बता देते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा एकदम सही कह रहे हैं। मैंने ही जानबूझकर बातों को घुमा फिरा कर तेरे सामने पेश किया। विनय को उकसाया कि वो तुझे कुछ उल्टा पुल्टा बोले ताकि तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। शादी वाले दिन भी मैंने ही उसके अकाउंट में 50,000 डाले, ये कहकर कि इन पैसों से वह सूट खरीद ले, और इसी बात से चिढ़कर वह बिना सूट के ही शादी में चला आ गया।
मैंने जानबूझकर बात बात पर उसे नीचा दिखाया ताकि वह सामने से तुझसे अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर ले। चाहे फ्लैट लेने की बात हो या बर्थडे की, मैंने ही तेरे मन में वो बातें डाली। माँ की बातें सुनने के बाद राधिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इस समय वह विनय से माफी मांगने के लिए निकल पड़ती है। अरे मम्मी जी आइए, चेरी की वीडियो कॉल आ रही है। हाँ हाँ बहू तो उठा ना। हेलो भाभी एंड मम्मी जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे चेरी हम तो बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ तुम कैसी हो? हाँ बहू कैसी हो? मैं भी बिल्कुल गुड हूँ भाभी जी। क्या कहा गुड गुड? अरे बहू तेरे पेट में गुड़ गुड़ ज्यादा हो रही है क्या? तो तू उसकी दवाई ले ले, या शायद खाली पेट भी हो रहा होगा। अरे बहू कहाँ चेरी बहू की तबीयत खराब है और तू हंस रही है? मम्मी जी, चेरी के पेट में गुड़ गुड़ नहीं हो रही। गुड गुड का मतलब है कि वो बहुत अच्छी है, उसने अंग्रेजी में ऐसा कहा। अच्छा ये बात थी भाई, मैं सोचूं। ना मम्मी जी, चिंता मत लीजिए, मैं बिल्कुल फाइन हूँ। अरे बहू तू मुझे चिता पर लिटाने की तैयारी कर रही है? और कौन से फाइन की बात कर रही है? भला कैसा फाइन लग गया? तू तो स्कूल में भी नहीं है। मम्मी जी, चेरी की बातों को समझो। और चेरी वो चिता नहीं, चिंता होता है। ओह अच्छा, चिंता नहीं बेटा, मुझे कोई चिंता नहीं है। वैसे चेरी ने बिल्कुल सही कहा, चिंता चिता के समान ही होती है। वो जी कुछ समझ नहीं आया भाभी। अरे चेरी तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से सब समझा दूंगी। यस, मैंने आपको यही बताने के लिए कॉल किया है, हम दोनों वहाँ पर आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब आ रहे हो बेटा? वेरी सून। अरे बहू मैंने तुझसे एक सवाल क्या पूछ लिया, तू मुझे उल्टा बोलने लगी। अब क्या हुआ मम्मी जी? अरे अभी चेरी बहू ने बोला बहरी सुन। ये सुनकर सुमन बहुत ही ज़्यादा हंसने लगी और चेरी को सारी बात एक्सप्लेन करती है। चेरी भी ये सुनकर बहुत हंसती है। अरे क्या बात है बहू, अब तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे मुझे नहीं समझ में आते ये अंग्रेजी के शब्द, मुझे तो इनका कुछ और ही मतलब समझ में आता है। मुझे क्या पता था बहू कह रही है कि हम जल्दी आ रहे हैं, मुझे लगा कि वो मुझसे कह रही है ए बैरी ध्यान से सुन। हाँ मम्मी जी, ऐसा नहीं है, हम आपसे इस तरह से बातें क्यों करेंगे भला। हाँ ये बात भी है। तभी सामने वीडियो कॉल पर शिवम भी आ जाता है। मम्मी तुम भी ना कमाल करती हो, चेरी की हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, अब ये वहाँ रहेगी तो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हाँ लेकिन तुम तो कुछ दिन के लिए ही आते हो और फिर जल्दी से वापस भी चले जाते हो। नहीं मम्मी, इस बार हम परमानेंट इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, हमने यही बताने के लिए तुम्हारे पास वीडियो कॉल की थी। यस मम्मी जी, अब हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये गुड न्यूज़। ओह सॉरी, ये अच्छी खबर है। क्या कहा? अब से तुम यहीं रहोगे? हाँ मम्मी, है ना ये खुशी की बात। हाँ बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। वीडियो कॉल कट होने के बाद, यानी वो दोनों अगले हफ्ते ही यहाँ आ रहे हैं और अब हमारे साथ ही रहेंगे। ओ नो। हाँ बहू, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई। पहले ही सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि विदेशी बहू है और न जाने क्या क्या बोलते थे। अब जब वो यहाँ रहेगी तो सब मुझे और भी ज़्यादा चिढ़ाएंगे। हाँ मम्मी जी, अब इन्हें अचानक से इंडिया आने की क्यों पड़ गई? पहले तो ये हमेशा कहते थे नहीं जी, हमें यहाँ पर सूट नहीं होता, हम वहीं पर रहेंगे, वहाँ पर हमारी जॉब है। अब पता नहीं अचानक इन्हें क्या हो गया। वही तो बहू, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेंगे। अरे वो तो मॉडर्न बहू है, भला उसकी और हमारी जमेगी कैसे? वो ठहरी विदेशी और हम देसी, उसके अंग्रेजी तौर तरीके हमारी समझ से तो बाहर है। मम्मी जी अब बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें कुछ तो करना ही होगा। उसके बाद सुमन और विमला ये बात रमेश और कमल को बताती हैं। एक तरफ, आपको पता है आज शिवम और चेरी का वीडियो कॉल आया था। अरे इसमें नई क्या बात है? अरे उन्होंने कहा कि वो दोनों इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। क्या सच में? हाँ, है ना हैरानी की बात। लेकिन ये तो अच्छी बात है, अब हम सब मिलकर यहाँ रहेंगे। अरे वो यहाँ रहेगी तो कुछ काम तो करेगी नहीं, सिर्फ मुझ पर हुक्म चलाएगी। उसे तो कुछ काम करना आता भी नहीं होगा। उसके तो तौर तरीके भी इतने अलग होंगे, ऐसे में मैं इस घर की नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। हाँ नहीं तो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर भी तो वो दोनों अकेले रहते हैं और वहाँ का सारा काम चेरी ही तो करती है। अरे मैंने सुना है कि वहाँ पर लड़कियाँ घर का काम कम ही करती हैं। देख लेना, सारा काम वहाँ पर शिवम से ही करवाती होगी वो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिना वजह ही ज़्यादा सोच रही हो।
चेरी ऐसी नहीं है। वो तो उसके आने पर ही पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विमला, आपको पता है? अरे नहीं तो तुमने बताया ही नहीं। अरे आज ना चेरी बहू का फ़ोन आया था, तो उसने बताया कि शिवम और चेरी बहू इंडिया शिफ्ट हो रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बेचारे वहाँ पर अकेले रह रहे थे, अब हमारे साथ रहेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अरे क्या खाक अच्छी बात है। वो ठहरी मॉडर्न बहू, कहीं यहाँ पर आकर अपनी मॉडर्नगिरी ना चलाए। मॉडर्न नहीं, मॉडर्न। अरे जी छोड़ो ना ये अपनी अंग्रेजी। एक तो वो भी इतनी अंग्रेजी बोलती है, मुझे तो उसकी बात कुछ पल्ले ही नहीं पड़ती। और दूसरा वो तो कपड़े भी ऐसे पहनती है। यहाँ पर तो पहले ही सब मुझे इतना चिढ़ाते थे, तो भला उसके आने के बाद जब सब उसकी हरकतें देखेंगे तो मुझे और ज़्यादा चिढ़ाएंगे। अरे कोई बात नहीं, हमारी चेरी बहू बड़ी प्यारी है, तुम उसे अपने तौर तरीके सिखा देना, वो जल्द ही सीख जाएगी। अरे आजकल की बहुएं किसी की नहीं सुनती, और वो तो ठहरी विदेशन, वो तो बल्कि मुझे ही सिखा देगी। उसके तो कानून ही अलग होंगे, देखना तुम। वो ना अपने अलग ही कानून चलाएगी घर में। तो कोई बात नहीं, तुम उसके कानून सीख लेना। अरे ना बाबा ना। अरे तुम उनके आने से पहले इतना क्यों सोच रही हो? जब वो आएंगे तब के तब देखेंगे। हाँ वो तो दिखेंगे ही, अलग अलग नज़ारे। विदेशी बहू आने की खबर से जिठानी और सास दोनों ही बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती हैं। एक तरफ जिठानी को चिढ़ हो रही थी कि अब देवरानी आएगी और घर पर अपनी हुकूमत चलाएगी, वहीं दूसरी तरफ विमला को भी इसी बात से परेशानी थी कि कहीं विदेशन बहू आकर अपने अलग कानून ना चलाएं। फिर मुझे मम्मी जी को अपनी साइड कर लेना होगा। मम्मी जी हमें कुछ करना चाहिए। क्यों ना मैं सुमन बहू को अपनी साइड कर लूँ, इससे पहले कि ये दोनों बहुएं बाद में एक हो जाए। मम्मी जी। हाँ बहू। चेरी के आने पर हमें कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन करना क्या होगा बहू? एरोप्लेन सर्वर ही बंद करवा दे क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो सर्वर नहीं सर्विस होता है, और आपकी इतनी जान पहचान कहाँ। बहू सॉरी मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, मेरे पास ना एक तरकीब है। अरे जल्दी बता, कैसी तरकीब? देखिए, जब चेरी कुछ दिनों के लिए रुकने आती थी तब हम उसे कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन इस बार वो परमानेंट ही शिफ्ट हो रही है, तो इसलिए हम शुरू से ही उसके ऊपर रोक टोक करनी शुरू कर देंगे ताकि वो अपने ज़्यादा कानून ना चलाए। बिल्कुल मम्मी जी। ठीक है बहू, तो आने दे अब चेरी बहू को। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है और फिर शिवम और चेरी घर आ जाते हैं। चेरी घर में सबके पाँव छूती है। शाबाश बेटा, जीती रहे जीती रहे। सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ बेटा, इतना लंबा सफ़र था, तुम दोनों थक गए होंगे। हाँ पापा, हम तो पूरी रात सोए भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप दोनों नाश्ता करके सो जाइए। ठीक है भाभी, मुझे तो भूख ही नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। चेरी तुम? नहीं भाभी, हमने रास्ते में स्नैक्स खा लिए थे। ठीक है बहू, तू भी तब तक आराम कर ले। जी माँ जी। उसके बाद चेरी और शिवम अपने रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, देखा मम्मी जी आपने, चेरी जींस टॉप पहनकर आई है। वही तो बहू, मुझे ना इन्हीं बातों का डर था। दिखा रही है ना अपनी मॉडर्नगिरी। मम्मी जी मॉडर्न नहीं, मॉडर्न। अरे बहू, मेरे अंग्रेजी शब्द बाद में सुधारियो, पहले ये बता इसके फैशन का क्या करना है? कुछ नहीं मम्मी जी, जब चेरी सोकर उठेगी तब हम उससे बात करेंगे। वो ठीक है बहू। उसके बाद शाम को जब चेरी हॉल में आती है तो वहाँ पर बैठकर फ़ोन चलाने लगती है। तब दूर से, देखो तो कैसे महारानी बनकर बैठी है, कुछ काम धाम तो करना है नहीं। मुझे तो पहले से ही पता था ये कहाँ काम करेगी। तभी पीछे से विमला सुमन के कंधे पर हाथ रखती है। अरे बहू, मैं हूँ। मम्मी जी आपने मुझे डरा ही दिया था। अरे तू भी ना बहू। अच्छा अब चलिए हम चलकर चेरी से बात करते हैं। चल। फिर दोनों सास बहू मिलकर चेरी के पास जाते हैं। मम्मी जी आइए बैठिए। हाँ हाँ बहू, बैठने तो आए हैं। चेरी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। यस भाभी बोलिए। देख बहू, मैं जानती हूँ तू वहाँ पर जीन्स टॉप पहनती है और तुम्हारे यहाँ पर ऐसा ही रहन सहन है, पहनावा भी बिल्कुल यही होगा। लेकिन बेटा ये है ना, भारत है, यहाँ पर ऐसे कपड़े नहीं चलते, और शादी के बाद तो बहू को कुछ भी सोच समझ कर करना होता है। इसीलिए मैं तुझे यही बात समझाना चाहती हूँ कि तू आगे से जीन्स टॉप ना पहनकर सूट या साड़ी ही पहनियो। हाँ चेरी, मैं जानती हूँ तुम सूट या साड़ी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर हमारे तौर तरीक़ों से रहना होगा ना, वहाँ की बात अलग थी।
ओके भाभी एंड मॉम जी। तभी चेरी के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। हेलो, यस यस। और चेरी वहाँ से चली जाती है। ये क्या ऐस करती चली गई? इसे हमारी बात समझ में नहीं आई। लगता है हमने इसे कुछ ज़्यादा ही प्यार से बोला है, लेकिन कल से इसे सख्ताई से कहना होगा। हाँ मम्मी जी, मुझे भी नहीं लगता कि ये हमारी बात इतनी आसानी से मान लेगी। फिर अगले दिन सुबह, ये क्या, चेरी बहू? चेरी को देखकर सुमन और विमला के होश उड़ जाते हैं। चेरी वहाँ पर साड़ी पहन कर आती है। मॉम जी कैसे लग रही हो? अरे बहू बहुत अच्छी लग रही है। अरे चेरी, तुमने साड़ी क्यों पहन ली? वो अब हम इंडिया आ गए तो हमें यहाँ के तारे तरीके सीखने होंगे। नहीं नहीं चेरी, वो तारे तरीके नहीं, तौर तरीके होता है। तारे मतलब स्टार्स होता है। अच्छा। हमारी चेरी बहू तो आते ही हमारे रंग में ढल गई। अरे बिल्कुल भारतीय बहू लग रही है। थैंक यू पॉप जी। चेरी, तुमने ये साड़ी खुद पहनी? यस भाभी, मैंने इससे पहले भी बहुत बार साड़ी पहनी है। हो अच्छा है, तुम साड़ी में तो अच्छी लग रही हो। थैंक यू भाभी। उसके कुछ दिन बाद एक शाम को घर पर पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला आता है। फिर चेरी उससे पिज़्ज़ा लेकर अंदर जाती है। मॉम जी एंड भाभी, क्या आप भी पिज़्ज़ा खाएंगे? अरे नहीं नहीं बहू, मैंने कल ही पिज़्ज़ा खाया था। हाँ चेरी, तुम इतने दिनों से कभी पिज़्ज़ा मंगा रही हो, कभी कुछ। इतना बाहर का खाना ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम्हें घर का ही खाना खाना चाहिए। हाँ बहू, बेशक तू वहाँ पर बाहर का खाना खाती थी या कुछ भी खा लेती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। यह सब पिज्ज़ा बर्गर बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और ये ना कभी कभी ही चलता है। तू तो जब से आई है तब से कभी बर्गर मंगाती है, कभी पिज्ज़ा मंगाती है। इसीलिए तुझे अब से हमारी तरह देसी खाना खाना होगा। ठीक है माम जी, लेकिन मुझे डेली डेली ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है, और मेरा मन कर रहा था कुछ अलग खाने का, तो मैंने पिज़्ज़ा मंगा लिया। अगर तुझे यहाँ रहना है तो तुझे इन सब चीज़ों की आदत तो डालनी होगी। हाँ, और देसी घर का खाना ही खाना होगा। ठीक है माम जी, मैं आगे से बाहर का खाना नहीं खाएगी। इतना कहकर चेरी वहाँ से चली जाती है। वाह मम्मी जी, सही है, आपने तो साफ साफ बोल दिया। नहीं तो ये तो रोज़ ही पिज्ज़ा बर्गर मंगा कर खाती रहती। हाँ सही बात है बहू, भला इतने पैसे बर्बाद करने को कहाँ से आए। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और चेरी अक्सर घर का देसी खाना ही खा रही थी। इतने दिनों से उसने बाहर का कुछ भी नहीं खाया था। एक दिन, वैसे मम्मी जी कमाल है, चेरी हमारी बात बहुत ही आसानी से मान रही है, नहीं? हाँ बहू, हमने इसे जींस टॉप पहनने के लिए मना किया और अगले ही दिन ये साड़ी पहन कर आ गई। फिर हमने इसे बाहर का खाना खाने से रोका तो उस दिन के बाद से इसने कुछ खाने का मंगवाया ही नहीं। कहीं इन सब में इसकी कोई चाल तो नहीं है। पता नहीं मम्मी जी, मुझे भी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये इतनी आसानी से हमारी सारी बातें कैसे मान रही है। अरे कोई बात नहीं बहू, इसकी चालें हमारे आगे नहीं चलेगी। हाँ। फिर अगले दिन, चेरी बहू, तुझे आए हुए अब महीने से ऊपर हो गया, तूने अब तक खाना नहीं बनाया, तो आज खाना तू बनाएगी। ठीक है माम जी, बताइए खाने में क्या बनाना है? एक काम कर, तू राजमा चावल और कुछ रोटियां बना ले। ठीक है माम जी। उसके बाद चेरी किचन में सारा खाना बना देती है और ढककर अपने रूम में चली जाती है। पीछे से विमला और सुमन किचन में जाते हैं। अरे ज़रा चेक तो कर बहू, इसने खाना कैसा बनाया है। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। अरे बहू, मैं तो बूढ़ी हूँ, तू तो अभी जवान है। अरे चख लेना, कुछ नहीं होगा तुझे। उसके बाद सुमन डरते डरते खाना चखती है, लेकिन खाना खाती ही, ओह मम्मी जी! अरे क्या हुआ, खाना इतना ज़्यादा खराब है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज है। मैंने इससे टेस्टी राजमा चावल कभी नहीं खाए। हैं? ला ज़रा मैं अभी चखूँ। उसके बाद विमला भी खाना चखती है। अरे बहू, वाकई खाना तो बहुत लाजवाब है। इसने इतना टेस्टी खाना कहाँ से बनाना सीखा? मम्मी जी, ये तो हमारे सारे टेस्ट पास कर रही है। अरे कोई बात नहीं, हम इसे सबक सिखाते हैं। इसके खाने में हम ज़्यादा नमक मिला देते हैं। हाँ मम्मी जी, मज़ा आएगा। उसके बाद विमला और सुमन खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल देती हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब सभी ब्रेकफास्ट करने आते हैं और चेरी सबको खाना परोसती है। आज चेरी बहू ने खाना बनाया है, ज़रा चख कर बताओ कैसा बना है। अच्छा
शाबाश चेरी बहू, खाना तो अच्छा ही बना होगा। हाँ बिल्कुल। उसके बाद सभी खाना खाते हैं। छी छी छी, बहू तूने खाने में इतना ज़्यादा नमक डाल रखा है। खाने में नमक है या नमक में खाना? सच में बहुत ही ज़्यादा नमक है। लेकिन मॉम जी, मैंने खाना टेस्ट किया था, तब खाना बिल्कुल सही था। अरे तो क्या नमक खुद ब खुद आकर डल गया? अरे कोई बात नहीं विमला जी, अभी बहू को आदत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ कोई बात नहीं चेरी, वैसे खाना ना बहुत टेस्टी है, बस नमक थोड़ा ज़्यादा है, धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तो इतने साल हो गए, ऐसे कम से कम सिंपल खाना तो बनाना आना ही चाहिए था। विदेशी बहू है ना, देसी तौर तरीके कहाँ से सीखेगी? मॉम जी, बस बहुत हुआ, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम अगले हफ्ते ही वापस जा रहे हैं। अरे बेटा क्या बात है, क्या हुआ? वो तो पापा आप मम्मी और भाभी से ही पूछिए। अरे बेटा क्या हुआ? मुझे सब पता है, आप और भाभी पीछे से क्या कर रही हैं। आप दोनों ने ही किचन में जाकर चेरी के बनाए खाने में नमक मिलाया था ना? नहीं तो नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। बस मम्मी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अगर आप दोनों को हम इतने ही ज़्यादा खटक रहे हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कभी आप चेरी के खाने पीने पर रोक टोक लगाती है, कभी पहनावे पर, वहाँ तक तो बात समझ में आती है और चेरी ने भी आपकी बात मान ली थी, लेकिन खाने में जानबूझकर नमक मिलाकर उसे ही डांटना। अरे ये तो बहुत ही गलत बात है, तुम दोनों ने चेरी बहू के साथ ऐसा क्यों किया? हाँ सुमन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप लोगों को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं था तो हमसे पहले ही कह देते, हम कभी आते ही नहीं। नहीं बेटा ऐसा मत बोल, हमें तो बस ये लगा कि ये विदेशी बहू है, हमारे तौर तरीके कहाँ सीख पाएगी। हमें लगा ये आते ही अपने कानून चलाएगी, इसलिए शुरू से ही हमें बहू पर रोक टोक लगानी चाहिए। बस ये सब सोचकर हमने ऐसा किया, लेकिन हमें तुम दोनों के आने से सच में कोई परेशानी नहीं है। हमें माफ़ कर दे बेटा, हमने बहुत गलत किया। हाँ देवर जी, हम आप दोनों का बुरा नहीं चाहते, हम ना बस थोड़ा डर गए थे कि चेरी कोई काम नहीं करेगी और मुझ पर हुक्म चलाएगी, इसलिए हमने ऐसा किया। आप दोनों की कोई भी बात या बहाना आपके इस गलत काम को छुपा नहीं सकती। तुम दोनों ने शिवम और चेरी बहू की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बहू हमें माफ़ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तुझे ठेस पहुंचाई। हाँ चेरी, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मॉम जी एंड भाभी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए प्लीज़। वैसे भी हम अगले हफ्ते यहाँ से जा रहे हैं। चेरी का ही मन था आप सभी के साथ रहने का। चेरी ने तो सभी तौर तरीके सीख लिए, लेकिन आप लोगों ने फिर भी इसे नहीं अपनाया। नहीं बेटा मान जा, ऐसा मत कर, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। देवर जी मान जाइए। देखिए मॉम जी एंड भाभी को अपनी गलती का एहसास है, अब से हम सब मिलकर अच्छे से रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। बहू, हमने सुबह का तेरा बनाया खाना खराब कर दिया, पर रात को तू ही हमें खाना बनाकर खिलाई हो। ओके मॉम जी। और इस बार हम उसे खराब नहीं करेंगे। हाँ। इस तरह विदेशन बहू भी देसी ससुराल में पूरी तरह घुल मिलकर देसी बहू बन जाती है। कानपुर शहर में सावित्री अपनी दो बहुओं मोहिनी और किरण के साथ रहा करती थी। मोहिनी का एक बेटा था जिसका नाम था बंकू, किरण की एक बेटी थी जिसका नाम था पिंकी। हर परिवार की तरह ये परिवार भी खुशहाल था, लेकिन यहाँ की बहुएं चुगली करने से बाज नहीं आती थी। क्या बात है मोहिनी, किन ख्यालों में गुम है? कौन, मैं? ना मैं, अरे पगली तेरा नाम ले रही हूँ तो तुझसे ही पूछ रही होंगी ना। मैं तो बस ये सोच रही थी कि किरण का नेकलेस कितना प्यारा लग रहा था। कौन सा नेकलेस? अरे हाँ, आपको कहाँ पता होगा, वो आपको कुछ बताए तब पता होगा ना। अरे तो तू बता दे। हाँ तो मैं तो बताऊंगी ही, वरना आपको भला कहाँ कुछ पता चलने वाला है। ये किरण अपने मायके से एक हीरो का हार लेकर आई है, लेकिन इससे इतना नहीं होता कि हम लोगों को दिखा दे। वो तो ये कहो कि मेरी पैनी नज़रों से कुछ बच नहीं पाता, तो मैंने पता लगा लिया। अच्छा ऐसी बात है? यह किरण तो बड़ी तेज हो रही है, इसने तो कुछ भी नहीं बताया। अब आप समझ लीजिए माँ जी, और आप मुझे गलत समझती हैं। अरे हाँ तो तू भी कौन सी कम है, मैं क्या तुझे जानती नहीं हूँ? पर तू मुझे कुछ खबरें दे देती है, इसलिए तू मेरी फेवरेट बहू है। सावित्री अब मोहिनी की बातों में आकर किरण के बारे में मन ही मन बुरा भला सोचने लगी थी,
लेकिन किरण भी कुछ कम थोड़ी ना थी। उसे मौका मिलता था तो वो भी मोहिनी की चुगली कर देती थी। किरण, क्या हो रहा है? कुछ परेशान दिख रही हो। कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। अरे मैं जानती हूँ कुछ तो बात है, बता क्या बात है। माँ जी कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अरे नहीं नहीं, साफ साफ बता तू। वो मोहिनी दीदी, मतलब वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं। मैं तो पक चुकी हूँ उनकी बातों से। हर वक्त बस बोलती ही रहती हैं, चाहे कुछ भी हो बस बोलना है। दिमाग का ना दही कर देती है। यह तो तू सही कह रही है। मोहिनी की आदत ना ऐसी है, मैं खुद तंग आ जाती हूँ कभी कभी। माँ जी आप तो जानती हैं, मैं ज़्यादा बोलने वालों को ना झेल नहीं पाती। ऊपर से वो जब कुछ गलत कहते तो दिमाग ही घुमा देती हैं। अब ये बात तो तूने सही पकड़ी। तू देखना एक दिन मुझे भी पका देगी, पर मैं क्या करूँ, उसे भी नज़रअंदाज करना मुश्किल है। आप सही कह रही हैं, मैं तो बस अब सुन सुन के थक गई हूँ। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। मोहिनी चुगली करने में आगे रहती है, पर उसकी बातों में ना कुछ सच्चाई भी होती है। हाँ, पर तेरा कहना भी सही है, उसकी बातों से कभी कभी घर का माहौल ख़राब हो जाता है। हाँ माँ जी, आपने सही कहा। कुछ दिन बीते और सावित्री के सबसे छोटे बेटे की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मोहिनी और किरण अपनी अपनी जगह पर व्यस्त थी और सावित्री भी अपने बेटे की शादी में पूरी तरह से लगी हुई थी। सावित्री जी, सुना है आपके सबसे छोटे बेटे की शादी हो रही है? बस कुछ ही दिनों में चांदनी हमारी छोटी बहू बनकर आ जाएगी। वाह वाह, बड़ा प्यारा नाम है। हाँ जी, मेरी बहू भी बड़ी प्यारी है, जब आए तो देख लेना। शादी का दिन आया और चांदनी का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया गया। चांदनी को घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बहुत सबके साथ घुलने मिलने लगी तो मोहिनी और किरण ने उससे भी चुगलियां करना शुरू कर दिया। चांदनी, तू तो बिल्कुल भोली भाली सी दिखती है। अच्छा है, तुझे यहाँ सब अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी, सब बहुत अच्छे हैं, घर भी बहुत अच्छा है। अरे ये सब तो ऊपर से अच्छा लगता है। वैसे तूने किरण को देखा ना, बहुत सीधी दिखती है पर असलियत में बहुत तेज़ है। क्या? नहीं दीदी, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी, हमेशा मदद करती हैं। ऐसा ही सबको लगता है, पर असल में वो जो है तुझे बाद में समझ में आएगा। दिखने में भोली है लेकिन सबके पीछे ना बहुत चालाकियाँ करती है। घर के कामों में भी हाथ कम ही लगाती है, सब काम मुझ पर छोड़ देती है। चांदनी ये सब सुनकर अनकंफर्टेबल हो रही थी तो उसने बात बदलने की सोची। अच्छा दीदी, आपने ये साड़ी कहाँ से ली? बहुत सुंदर है। अरे साड़ी की छोड़, मैं तुझसे कह रही हूँ किरण की असलियत धीरे धीरे सामने आएगी। वो ना बड़ी चालाक है, तू बस संभल कर रहना। नहीं दीदी, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो तो अभी तक मेरे साथ बहुत ही प्यार से रह रही हैं। हाँ हाँ, अभी तो प्यारी लगेगी ही, कुछ दिन में तुझे सब समझ में आ जाएगा। चांदनी, जो एक सीधी सादी और समझदार लड़की थी, मोहिनी की बातों से असहज हो गई। उससे बात बदलने की कोशिश की, लेकिन मोहिनी उससे बार बार वही बातें कर रही थी। ऐसे ही एक दिन किरण ने भी चांदनी से अपनी बातें शेयर करना शुरू किया। चांदनी, तुझे तो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा इस घर के बारे में, है ना? हाँ दीदी, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तू मोहिनी दीदी को भी अच्छा कह रही है? अरे वो ना बड़ी कंजूस है, तुझे पता नहीं है। हर चीज़ में पैसे बचाने की कोशिश करती हैं, चाहे मेहमान आ जाए ना तब भी। दीदी, आपने ये झुमके कहाँ से लिए? बहुत प्यारे हैं। अरे झुमके की बात छोड़, तुझे पता चलेगा मोहिनी कितनी कंजूस है। घर के खर्चे में एक पैसा भी ज़्यादा नहीं लगने देती। और तो और खुद के लिए ना सारी चीज़ें बढ़िया लाएगी, लेकिन दूसरों के लिए कुछ भी नहीं। नहीं दीदी, मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मोहिनी दीदी बहुत अच्छी हैं। अरे तो अभी नहीं है ना, इसलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे तुझे पता चलेगा। चांदनी अब तक मोहिनी और किरण से अलग अलग बातों में दोनों से एक दूसरे के बारे में बुराई सुन चुकी थी, लेकिन उसे असली हैरानी तब हुई जब एक दिन तीनों बहुएं एक साथ बैठीं और मोहिनी और किरण ने आपस में बड़ी प्यार भरी बातें करना शुरू कर दिया। किरण बहन, तेरा वो गुलाबी सूट कितना प्यारा लग रहा है, सच में तुझ पर ना सब कुछ जचता है। अरे बहन, तू भी ना, तेरी जैसे स्टाइलिश कौन है इस घर में? मेरा सूट तो कुछ भी नहीं, तेरी साड़ियाँ ना सबसे सुंदर होती है। अरे नहीं, तू ही मेरी असली फैशन आइकॉन है और ये बात सबको पता है।
चांदनी तो हैरानी से देख रही थी कि जो मोहिनी कुछ दिन पहले किरण की चालाकी के बारे में बात कर रही थी, वो अब उसे बहन बहन कहकर प्यार जता रही है। और किरण जो मोहिनी को कंजूस कह रही थी, अब मोहिनी की तारीफें कर रही है। ये क्या हो रहा है? कल तक तो दोनों एक दूसरे की बुराई कर रही थी और आज दोनों कितनी प्यार से बातें कर रही हैं। अरे बहन, मुझे तो तू बहुत पसंद है, तेरे बिना तो मेरा कोई काम ही नहीं चलता। अरे बिल्कुल, हम दोनों तो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। चांदनी की उलझन बढ़ती जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मोहिनी और किरण अचानक अपनी सास सावित्री की बुराई करने लगी। और हमारी सासू माँ, अरे बहन, वो तो बिल्कुल सर्कस की रिंग मास्टर है, हर चीज़ पर नज़र रखती है। हाँ, और वो उनकी हर चीज़ में टांग अड़ाने की आदत। उफ, सासू माँ को तो खुद से ज़्यादा किसी की समझ पर भरोसा ही नहीं है। अरे हाँ, और वो सुबह सुबह उठते ही सबको ऑर्डर देना शुरू कर देती है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि वो सासू माँ नहीं, कोई सन की जनरल है। दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगी। दीदी, आप लोग सासू माँ के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वो तो बहुत अच्छी हैं। अरे चांदनी, तू अभी नहीं है ना, इसलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिन गुजरने दे, फिर तू हमसे भी बढ़कर उनकी तारीफ करेगी। सच में सासू माँ के बिना तो हमारा दिन ही नहीं कटता, लेकिन कभी कभी उनका व्यवहार ना सच में मज़ेदार होता है। चांदनी ने दोबारा उन्हें टोकने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों हंसी ठिठोली में डूबी रही। तभी वहाँ सावित्री आ गई। माँ जी, आप बैठ जाइए ना, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आज आपने बहुत काम किया है। हाँ माँ जी, आप तो आराम कीजिए, मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। अरे बेटा, तुम लोग मेरी कितनी चिंता करती हो। सच में तुम जैसी बहुएं किस्मत से मिलती है। चांदनी, सीख कुछ इन लोगों से। जी, सीख रही हूँ माँ जी। आप तो हमारी माँ जैसी हैं, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हाँ माँ जी, आपके बिना तो हमारा कुछ भी नहीं। चांदनी ये सब देखकर हक्का बक्का रह गई। कुछ समय पहले वही लोग सावित्री की बुराई कर रही थी और अब दोनों उनकी इतनी सेवा कर रही थी कि जैसे उनके बिना कुछ और हो ही ना। ये क्या हो रहा है? अभी अभी तो दोनों माँ जी की बुराई कर रही थी और अब दोनों कितने प्यार से बात कर रही हैं। थोड़ी देर बाद जब सावित्री आराम करने चली गई, चांदनी ने घर के बच्चों से बात करने का सोचा। अरे बंकू, पिंकी, एक बात तो बताओ, ये तुम्हारी मम्मी लोग एक दूसरे के बारे में इतना अच्छा बोलती हैं और फिर मिलकर दादी की इतनी सेवा करती हैं, ये सब क्या है? चाची, आपको नहीं पता, ये दोनों हमेशा एक दूसरे की बुराई करती रहती है। हाँ चाची, और फिर जब दादी आती है तो दोनों दादी के सामने सबसे प्यारी बहुएं बन जाती है। और फिर जब दादी चली जाती है तो दोनों मिलकर दादी की बुराई करती है। ये उनका रोज का ड्रामा है, सामने सब अच्छी अच्छी बातें और पीछे। चांदनी बच्चों की बातें सुनकर हंस पड़ी और समझ गई कि ये सब तो एक खेल है जिसमें मोहिनी और किरण दोनों माहिर हैं। दिन गुजरते गए और चांदनी ने उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन एक दिन पिंकी और बंकू उसके पास आए और बोले, चाची, आपको अपनी तारीफ सुननी है तो छत पर चली जाइए। छत पर मेरी तारीफ? मैं कुछ समझी नहीं। अब छत पर जाइए तो सही, सब पता चल जाएगा। चांदनी छत पर गई तो उसने मोहिनी और किरण की आवाज़ें सुनी। वो पड़ोसन से बातें कर रही थी। तुमने हमारी देवरानी चांदनी को देखा है? कितनी मॉडर्न बनती है, लगता है जैसे किसी बड़े शहर की महारानी है। हम छोटे लोगों को तो वो कुछ समझती ही नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, और उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है। घर के कामों में भी ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, अपने आप को बहुत ऊपर समझती है। देख लेना, थोड़े दिन में इसे भी हमारी तरह ही चलना पड़ेगा, तब इसे समझ में आएगा कि ये घर कैसे चलता है। ये बातें सुनकर चांदनी को बहुत बुरा लगा। जिन जेठानियों को उसने बहन जैसा समझा था, वो उसकी पीठ पीछे ऐसी बातें कर रही थी। ये बातें करके मोहिनी और किरण अंदर चली गई और फिर कुछ देर बाद चांदनी ने देखा कि वही पड़ोसन मोहिनी और किरण की बातें दूसरी औरत से कर रही थी। अरे इन मोहिनी और किरण को देखो, खुद तो एक दूसरे की बुराई करती रहती है, अब अपनी नई देवरानी को भी निशाना बना रही है। ये लोग ना कभी नहीं बदलेंगे। अरे हाँ, मैंने भी सुना है, ये घर के अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। चांदनी ये सब देखकर समझ गई कि उन सब की बातें बस एक ढकोसला है। उसे बुरा तो लगा, लेकिन उसने तय किया कि अब वो इन दोनों को सबक सिखाएगी। उसी दिन डिनर के समय मोहिनी और किरण साथ में बैठी थी। किरण ने खाना बनाया था और मोहिनी उसकी तारीफ कर रही थी। अरे वाह किरण, आज तुम खाना कमाल का बनाया, इतनी बढ़िया दाल कभी नहीं खाई।
थैंक यू दीदी, आपकी तारीफ सुनकर ना दिल खुश हो गया। पर मोहिनी दीदी, आप तो उस दिन कह रही थी कि किरण का खाना इतना बुरा होता है कि थूकने का मन करता है। मोहिनी और किरण दोनों चौंक कर चांदनी की तरफ देखने लगी। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं दीदी, आप ही तो कह रही थी, शायद आपको याद नहीं आ रहा, पर मैंने साफ साफ सुना था। हाँ। मोहिनी और किरण एकदम असहज हो गई और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब ये खेल चांदनी के हाथ में था। डिनर के बाद जब सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, मोहिनी ने चांदनी को आड़े हाथों लेने का फैसला लिया। उसे अंदर ही अंदर चांदनी की बातों से गुस्सा आ रहा था। उसने चांदनी को अकेले में पकड़ लिया और सीधा सवाल दाग दिया। चांदनी, तुमने डिनर पर वो सब क्यों कहा? क्या ज़रूरत थी सबके सामने ऐसी बातें करने की? मैंने क्या गलत कहा दीदी? आप ही ने तो कहा था कि किरण का खाना अच्छा नहीं होता। मैंने तो वही कहा जो सच था। हाँ, लेकिन वो बातें तुम ऐसे सबके सामने थोड़ी ना कह सकती हो। कुछ बातें दो लोगों के बीच ही रहनी चाहिए, समझी? दीदी, तो फिर आप भी ध्यान रखें, अगर आप दूसरों के बारे में बातें करेंगी तो वो कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाएंगी। इसी बीच किरण आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। चांदनी सही तो कह रही है मोहिनी दीदी, आपने कहा था तो अब छिपाने से क्या फ़ायदा? हाँ किरण दीदी, और आप भी तो मोहिनी दीदी की खूब बुराई करती है ना? मोहिनी और किरण एक दूसरे को घूरने लगी। दोनों का मुंह बन गया। माहौल एकदम अजीब सा हो गया था। मोहिनी और किरण अब पूरी तरह असहज महसूस कर रही थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके ये राज इस तरह एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। तभी अचानक सावित्री वहाँ आ गई। अरे यहाँ क्या खुसुर पुसुर हो रही है? माँ जी, ये दोनों ना आपसे छुपकर आपकी खूब बुराई करती हैं, कहती हैं कि आप सनकी हैं और न जाने क्या क्या। सावित्री चौंक गई। मोहिनी और किरण का मुंह एकदम सफ़ेद पड़ गया। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये चांदनी बस मजाक कर रही है। हाँ माँ जी, हम तो बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ तुम दोनों को। चांदनी की बातों में दम तो है। अब मुझे हर बात साफ साफ समझ में आने लगी है। मोहिनी और किरण की चालें अब बेनकाब हो चुकी थी। चांदनी ने उनकी असलियत सामने लाकर उन्हें चुप करा दिया था। लेकिन अब मामला और बिगड़ने वाला था, क्योंकि दोनों बहुओं का आपसी तनाव उभर कर सामने आने वाला था। तुम क्या समझती हो चांदनी? तुमने ये सब क्यों किया? हमारे बीच झगड़ा करवाने के लिए? हाँ, तुम्हें क्या मिल गया हमारी चुगली करके? सब ठीक चल रहा था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैंने कोई झगड़ा नहीं करवाया दीदी, मैंने तो सिर्फ वही कहा जो आप लोग आपस में कहती थी। अगर झगड़ा हुआ तो वो सिर्फ इसलिए कि आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में जो बातें की वो बुरी थी। बातें अच्छी होती तो झगड़ा ही नहीं होता। तुमने सब बिगाड़ दिया। हम अपनी जगह ठीक थे, तुमने हमारे रिश्ते में जहर घोल दिया। हाँ, तुम क्या जानो कि घर में शांति कैसे रखी जाती है। तुम नई नई आई हो ना, और आते ही झगड़ा करवा दिया। दीदी, मैं घर में शांति रखने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन शांति झूठ पर नहीं टिक सकती। आप दोनों एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करती हैं और सामने अच्छी बनती हैं, ये कैसे चलेगा? और हाँ, आपको सोचना ये चाहिए कि आप लोग जो सच बोलती है वही सच आपको लड़वा रहा है। मोहिनी और किरण का गुस्सा अब चांदनी की ओर मुड़ गया था, लेकिन चांदनी के जवाबों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके चेहरे पर अब शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। इतने में सावित्री बोली, मोहिनी, किरण, चांदनी ठीक कह रही है। तुम दोनों आपस में चुगली करती हो और फिर दिखावा करती हो कि सब अच्छा है। क्या तुम नहीं समझती कि ये सब बुराई तुम्हें ही नुकसान पहुंचा रही है? माँ जी, हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या कर रहे थे। हाँ माँ जी, शायद हम गलत थे। हम समझ ही नहीं पाए कि ये आदतें हमारे रिश्तों को ख़राब कर रही है। यह घर है, राजनीति का अखाड़ा नहीं। ससुराल की पॉलिटिक्स ससुराल को नरक बना देती है। अगर तुम एक दूसरे की मदद करोगी और ईमानदार रहोगी तो घर में शांति और प्यार बना रहेगा। चुगली करना सिर्फ फूट पैदा करता है। मोहिनी और किरण अब पूरी तरह शर्मिंदा थीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। चांदनी ने जो कहा था वो सच था और अब उनके पास कोई बहाना नहीं था। चांदनी, हमें माफ़ कर दो। तुमने सही किया जो हमें सच दिखाया। हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ चांदनी, हमें माफ़ करना। हम वादा करते हैं कि अब हम चुगली नहीं करेंगे। कोई बात नहीं दीदी, बस ये ध्यान रखें कि सच बोलने और दूसरों की पीठ पीछे चुगली करने में बहुत फ़र्क होता है। अगर हम सच को स्वीकार करके एक दूसरे के साथ प्यार से रहें तो घर में कभी झगड़े नहीं होंगे। देखो, इस घर में शांति तभी आएगी जब तुम सभी एक दूसरे का साथ दोगी और एक दूसरे की इज्जत करोगी। मैं चाहती हूँ कि आज से हम सभी इस घर को मिलजुल कर चलाएं, बिना किसी चुगली के।
आखिरकार मोहिनी और किरण ने अपनी गलतियों को समझा और चांदनी के सामने माफ़ी मांगी। सावित्री की सीख और चांदनी की ईमानदारी ने इस परिवार को एक नया सबक सिखाया। घर में चुगली का खेल खत्म हुआ और प्यार और ईमानदारी से रहने का एक नया सफ़र शुरू हुआ।